इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा 7:30 से 8:30 सेशन होता है। 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। आज का जो हमारा सेशन है वो है 853 यानी 853 सेशन है। और हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर रुद्रेश्वर त्रिपाठी। डॉक्टर रुद्रेश्वर का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, वेलकम। और डॉक्टर रुद्रेश्वर का एक छोटा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगी। ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं फिलहाल और बीएचएमएस एमडी हैं फ्रॉम एमपी के एचएमसी जयपुर से। एक्स प्रोफेसर ऑफ ऑर्गेनन रह चुके हैं एनएसएचएमसी भोपाल से। एक्स प्रोफेसर ऑर्गेनन एलबीएसएचएमसी प्रयागराज से। और फिलहाल अभी ये वाराणसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं। तो डॉक्टर रुद्रेश्वर का जो आज का टॉपिक है वो है स्किन डिजीज, यानी कि त्वचा योग में होम्योपैथी क्या भूमिका निभाती है, उसके ऊपर डॉक्टर रुद्रेश्वर आज हमारा साथ सेशन करेंगे। तो डॉक्टर रुद्रेश्वर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आज के इस सेशन में उपस्थित सभी आईएफपीएच के मेंबर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके फॉलोवर जो भी हमें इस वेबिनार में सुन रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये टॉपिक हमारा त्वचा के संक्रामक रोग और उनका होम्योपैथिक उपचार। ये बहुत ही बर्निंग इशू है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम अपने रूटीन लाइफ में डेली देख रहे हैं, जो हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आते रहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये चैलेंज एक्यूट होके भी प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने से हम इसे कहीं न कहीं एक गलत दिशा में भेज दिया करते हैं। और एक छोटा सा प्रयास इसी दिशा में रहेगा कि जब भी कोई केस कंटेजियस डिजीज का हमारे आपके पास आवे तो वो फुल्ली सेटिस्फाई हो और एज फार आवर प्रिंसिपल हम उसको परमानेंट क्यूरेटिव तरफ अप्रोच कर सकें। सबसे पहले इस दिशा में बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि सब लोग एक छोटा सा इंट्रो हो जाए हमारे स्किन का। जैसा कि आप सभी परिचित हैं स्किन के पूरे स्ट्रक्चर और फंक्शन से, फिर भी मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इसका इंट्रो आप जानें, क्योंकि हमारी चीजें वहीं से शुरू होती हैं। इसलिए हमें आपको जरूरी है कि उन चीजों को फिर से एक रिमाइंडर में लेके चलना चाहिए। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्किन से, जिसका पहला सेशन स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चर, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप लोग जानते हो कि ये आउटर मोस्ट हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी की। और एज फार देयर स्ट्रक्चर हम सभी परिचित हैं कि ये हमारे सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म भी हमारे बॉडी का मोर देन 60% कंडक्ट होता है इसी स्किन लेयर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गन हो गया हमारा। अब इस आर्गन को हम कंप्लीट जानने के लिए इनके डिफरेंट लेयर्स को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर जो स्किन का है वो मोस्टली दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। और दूसरा है डर्मिस, जो आप जानते हैं। इस एपिडर्मिस की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हमें आपको जानना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब डिजीज का असेसमेंट हम करते हैं तो उसमें हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि वो डिजीज किस फेज के स्किन का डिसफंक्शन है, क्योंकि उसी बिहाफ पे हम उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सीन में देख रहे हो पिक्चर में कि एपिडर्मिस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये एवैस्कुलर बैरियर होता है अगेंस्ट द हीट एंड पैथोजेंस। इसका मतलब हो गया कि ये वही लेयर है जो हमें बाकी डिजीज के
इन्फेक्शन से, बाकी डिजीज के अप्रोच से बचाती है, आउटर मोस्ट लेयर है। इसलिए इसका पूर्णतः बने रहना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। और इसके बचाव के लिए हमको नियमित दिनचर्या में कुछ न कुछ ऐसे एक्टिविटीज जारी रखना है जिससे हम ये एपिडर्मिस के लेयर को बचा सकें, और स्पेशली इसका जो ए वेस्कुलर पार्ट है उसे। और ये लेयर देखा गया है कि मोस्टली हमारे पाम और थिक एरिया में ये बहुत ही थिक होता है, हमारे पाम और सोल एरिया में, जो आप फील कर सकते हैं और जिनसे आप हमेशा प्रोटेक्शन करते हैं। इनके थिकनेस के वजह से हम बाकी डिजीजों को, जो हमारे सबसे एक्सपोज पार्ट है पाम एंड सोल, उनसे आप बचा लेते हो। दूसरा जो सबसे थिन पार्ट है इस स्किन के लेयर का, एपिडर्मिस का, वो पार्ट हमारे फिंगर और टो के बीच बीच में होता है, जहाँ से मोस्टली डिजीज का बॉडी में एंट्री होती है। मीन्स स्किन का सबसे वीक साइड हमारा कोई है तो वो हमारे बिटवीन द फिंगर एंड टो है, जहाँ से किसी भी डिजीज की स्टार्टिंग होती है, जो भी स्पेशली जो भी कंटेजियस डिजीज है जिनको हम आप दैनिक रूटीन में फेस करते हैं। और ऐसा पाया गया है कि जो एपिडर्मिस हमारा है वो अगेन 5 लेयर से मिलकर बना होता है। इनको भी देखना चाहिए, क्योंकि ये जानने से आप असेसमेंट कर सकते हो कि जो डिजीज का फेज है उसमें किस डिजीज को हम बच सकते हैं और किस लेवल पे जाके बच सकते हैं। क्योंकि हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं, क्योंकि हम डिजीज के ऊपर प्रिवेंशन के लिए कुछ न कुछ ऐसे इंजेक्शन लेते हैं। इन सब का फेज हमारे इस लेयर पे डिपेंड है कि कहाँ तक आप लाभ पाओगे। जैसा कि इसमें से एक फर्स्ट लेयर है हमारा, सबसे पहला लेयर, दैट इज द स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल का इंपॉर्टेंस ये है कि ये सबसे डीपर लेयर होता है एपिडर्मिस का। ये हमारे एपिडर्मिस लेयर का सबसे डीपर लेयर है, जो बिल्कुल डर्मिस लेयर से अटैच होता है। और इसमें बहुत सारे मेलानोसाइट्स होते हैं और रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये रिसेप्टर सेल्स हमारे स्पेशली हैंड और फीट में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप यहीं से कोई भी सेंसेशन को रिसीव करते हो। तो जब कभी भी आपके सेंसेशन पॉइंट ऑफ व्यू कोई डिसफंक्शन होता है तो आप असेसमेंट कर सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका जो स्टेटम बेसलाई का लेयर है वो अफेक्ट हो रहा है, कुछ न कुछ उसमें इरेगुलरिटी आई है, जिसकी वजह से आपका रिसेप्टर सेल्स डिफ्यूज हो रहा है और आप उन चीजों को फील कर रहे हो जो अनवांटेड है। इसलिए इस बेसलाई का इम्पोर्टेंट है। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज और है, बेसल कार्सिनोमा जो डेवलपमेंट होता है उसका सबसे बड़ा फैक्टर इस स्टेटम बेसल्स के इरेगुलर शेप की वजह से होता है, जो आप रूटीन लाइफ में बहुत सारे आजकल सबसे लीडिंग डिजीज बेसल कार्सिनोमा हो गया है, जिसे आप देख सकते हो। सेकेंड पार्ट है इसका स्टेटम स्पाइनोजम। स्टेटम स्पाइनोजम भी ये सेकेंड मोस्ट डीपेस्ट लेयर है, जो अपर साइड से और हमारे बाकी जो इन्फेक्शन के रिसोर्स हो उनको इंगल्फ करता है। जो भी अपर साइड के हमारे लेयर्स हैं उन पे जब भी किसी अटैक होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिम्स अटैक करते हैं, कोई फैगोसाइट्स आते हैं वहां पे, तो उनको वो इंगल्फ करता है। ये इसकी विशेषता है। इवन जो हमारे डेड स्किन हो उनको भी इंगल्फ करके, उनको भी मेटाबोलाइज करके ये ड्रेन करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है स्टेटम स्पाइनोजम की। और इसमें स्पेशली पैथोजेंस जो भी हो, पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे बॉडी के नियर बाई आते हैं, अटैच होते हैं, इन सभी को वो पूर्णतः आउटबर्स्ट कर देता है, जिससे हम उस स्किन से, उस डिजीज से फ्री हो जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। थर्ड पार्ट इज द स्टेटम ग्रैनुलोजम। दिस इज द थिक लेयर। ये सबसे थिक लेयर होती है हमारे इस एपिडर्मिस पार्ट की। इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत सारे ग्रैनुल्स इसमें अपीयर होते हैं, और इन ग्रैनुल्स की वजह से इनको भेद पाना बहुत ही टफ होता है। ये ग्रैनुल्स इतने स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं कि ये हमारे स्किन को पूरे स्ट्रेंथ देते हैं। और यदि ये ग्रैनुल्स का लेयर आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, दैट मीन्स आप बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट होते रहेंगे। बट यदि ग्रैनुल्स का लेयर डीके हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन वीक हो रही है, और बाकी डिजीज को आप अलाउ कर रहे हो कि डिजीज आपके बॉडी में जाए, और सेकेंडरी चांस आप इन्फेक्शन जो स्किन के हैं वो बनते जाए। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टेटम ग्रेनुलोजम को मेंटेन करना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज द स्टेटम लूसिडम, दैट इज अगेन ए इम्पॉर्टेंट लेयर,
because it is having the smooth and shiny to our skin. क्योंकि स्टेटम लूसिडम में हमारे एक लूसिड आता है, जिसकी वजह से वो लेयर पूरी स्मूथ और शाइनी बनी रहती है। वो लूसिड नेचर हमारे उस पार्ट का होने की वजह से वो बैरियर काम करता है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स बहुत इजीली बॉडी के अंदर या कोई भी ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर पाती। वो एक बहुत बड़ा बैरियर होता है, फिल्टर हो जाता है। कोई भी चीज वहां से अलाउ नहीं करती है, क्योंकि वो उसके जो ऑयली लेयर होते हैं, वो साइनी लेयर जो होते हैं, वो उसको अलाउ नहीं करते। नाउ फिफ्थ वन इज द दैट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये सबसे सुपरफिशियल थिन स्किन लेयर है हमारी, जो सबसे अपर पार्ट को होती है, जिसको हम आप फर्स्ट फेज आप स्किन बोलते हैं। ये वो स्किन का पार्ट है जो हमारे किसी भी अपोजिट कंडीशन को पहले फेस करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारा सबसे अपर मोस्ट पार्ट है। और इसकी विशेषता ये है कि इसकी शेडिंग होती है, पीरियडिकली इसकी शेडिंग होती है। इस शेडिंग से हम अपने नए सेल को पाते हैं, और जिससे वो फिर से एक बैरियर हमारा स्ट्रांग बना रहता है, जिससे हम डिजीज से बच सकते हैं। तो ये शेडिंग का औसत है हमारे बॉडी में पीरियडिकली वो 500 मिलियन पर डे ये शेडिंग चलती है हमारे इस स्टेटम कॉर्नियम का, जिससे जो हमको डिजीज से बचाती है। इवन कोई भी लिबरेशन होता है तो वो उसको अगेन शेडिंग करके उससे अपने को फ्री कर लेती है। ये इसकी स्पेशलिटी है, जिसको हम देख के डिजीज के बचा सकते हैं। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट लेयर इज दैट इज डर्मिस। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेकेंड लेयर हमारी है, जो फर्स्ट एपिडर्मिकल पार्ट है उस पार्ट के जस्ट बिलो होती है, और नीचे से ये हमारे हाइपोडर्मिस से अटैच होती है। और ये पार्ट हमारा बहुत ही टफ और इलास्टिक और फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं इसके अंदर ब्लड वेसल्स हमारे, नर्व्स हमारे, और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन के लिए ये काफ़ी इलास्टिक होते हैं, ताकि इजिली फ्रेजाइल ना हो सके, और टफ होता है, फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। इसमें स्पेशली नर्व्स का हमारे पूरे सेगमेंट नेट बना रहता है। तो ये भी हमारे पूरा प्रोटेक्शन का काम करता है, और हमें हर उस चेंजेस को फील कराता है जो हमारे स्किन के अपर लेयर पे होते हैं, कि उसके बचाव के लिए हम नेक्स्ट स्टेप ले सके। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ डर्मिस अगेन हैविंग टू टाइप ऑफ लेयर, दैट इज फर्स्ट वन इज द पैपिलरी लेयर। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि दैट इज अगेन मेड अप ऑफ कोनिकल इमिनेंस पैपिला। इसमें बहुत सारे पैपिला बने होते हैं। सबसे आउटर पार्ट है ये उस डर्मिस का, जो हमारे एपिडर्मिस से अटैच होता है, सबसे आउटर पार्ट। और पैपिला जो होते हैं कि कोनिकल इमिनेंस होते हैं, जिससे हम बाकी डिजीज से बच सकते हैं। और ये हमारे दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज द फाइब्रोसिटी एंड टच रिसेप्टर्स। ये दोनों इसमें प्रेजेंट होता है। ये इतने फाइब्रस होते हैं, इतने नेट जैसे संरचना, जैसा पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, नेट जैसे पूरा पिक्चर बना हुआ है। तो ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं, और इनको भेद पाना बहुत ही टफ हो जाता है। और इनका इंपॉर्टेंस इस रूप में भी है कि हमारे जो भी फीलिंग है, इसमें टच रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। ये हमको हर फीलिंग को एज इट इज फील कराते हैं। यदि कभी भी हम सेंसेशन लॉस करते हैं, कोई ऐसी डिसफंक्शन की हिस्ट्री हमारे बॉडी में डेवलप होती है, तो उसको अलार्मिंग साइन भेजने वाले हमारी ये फाइब्रोसिटी और इसके पैपिला है, जो हमको ये फील कराते हैं कि आपके स्किन में इस तरह की इश्यू जनरेट हो रही है। नाउ सेकेंड डीपेस्ट लेयर इज रेटिकुलर लेयर, जो जस्ट पैपिला लेयर के नीचे होता है। ये रेटिकुलर लेयर कैसा होता है? ये पूरा नेट लाइक फाइब्रस होता है। ये काफी डेंस होता है। मीन्स ये डेंस इसलिए भी है कि इसमें प्रोटेक्टर बहुत सारे लगे हैं। गॉड ने जो संरचना बनाई है स्किन की, स्पेशली रेटिकुलर लेयर की, वो बिल्कुल एक हमारा स्किन का पूरा सेंटर पॉइंट तैयार किया है, जहाँ पे हमारे सब जितने भी कंडक्शन है स्किन के लेयर के, वो सब वहीं से संचालित होते हैं। क्योंकि मास्टर ग्लैंड्स जो भी स्किन की हमारी है, जिससे स्किन हमारी मेंटेन है, वो दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। ये दोनों हमारे उसी इसी रेटिकुलर लेयर में प्रेजेंट होते हैं।
और इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे बहुत सारे हमारे फाइबर्स, नेट फाइबर्स बिखरे रहते हैं ताकि इनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। और इम्पोर्टेंट चीज एक और है कि इस जो सीबेसियस ग्लैंड है जो सीबम जनरेट करता है, इसी में हमारा विटामिन डी का फॉर्मेशन भी होता है। विटामिन डी का फॉर्मेशन इसी सीबेसियस लेयर में होता है, इसी सीबेसियस ग्लैंड के अंदर होता है, जो रेटिकुलर लेयर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट जो हमारा स्वेट ग्लैंड है, ये हमारा ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो ये सीबम का एक और इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे जो भी इन्वेजन हो बॉडी में होने वाले उस माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू, उन सबको रोकता है। और इनके रोकने की वजह से हम काफी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो दैट इज प्ले अगेन द इम्पोर्टेंट रोल इन रेटिकुलर लेयर। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन लेयर इज दैट इज द हाइपोडर्मिस। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये जस्ट डर्मिस के नीचे और नीचे मसल सेल्स के ऊपर होता है। तो ये हाइपोडर्मिस एग्जैक्टली एक गैप है, जो गैप हमारा डर्मिस और मसल सेल के बीच का होता है। ये एक कुशन है। इस कुशन का काम सिर्फ ये है कि हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को प्रोटेक्ट करना। इसमें सब एडिपोज टिश्यू होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ स्किन के पार्ट को, जिससे हम कोई भी बड़ी ब्लीडिंग से, कोई बड़ा डैमेज से बच सके। तो ये हमारा प्रोटेक्टर एक लेयर है जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। और इसमें ब्लड वेसल्स पूरे नेट बिखरे रहते हैं क्योंकि ये पूरे प्रोटेक्टेड होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू से। और ये इंसुलेटर काम करता है, हमारी बॉडी की जो हीट है इनसाइड की उसको मेंटेन रखता है, हीट एंड कोल्ड बोथ। जो हमारा आउटर क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये इनर साइड की क्लाइमेट को मेंटेन करता है। ये बीच में एक बैरियर है, एक इंसुलेटर है, जो दोनों पार्ट को सेपरेट करता है, जिससे हमारा दोनों पार्ट बॉडी का मेंटेन रहे और हमें कोई सेकेंडरी इशू ना जनरेट हो इनसाइड द बॉडी। ये इसका है सबसे बड़ा रोल है हाइपोडर्मिस का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ आफ्टर दैट अब हम देखेंगे इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है स्किन के, जैसा कि अभी तक आपने देखा सभी स्किन के लेयर से आपने जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है जो प्रोटेक्शन का है। क्योंकि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है पूरी बॉडी की, ये पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हेड टू टू। और प्रोटेक्शन में स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिम्स के जो अटैक हो उनको रोकती है, कोई इंजरी हो बॉडी पे उसको रोकती है। इवन जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के होते हैं, कोई बाई केमिकल अटैक हो, कोई बाई केमिकल फॉल डाउन हो, उनमें अभी आपको प्रोटेक्ट करते हैं ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटेक्शन में। नाउ सेकेंड वन इज द कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सीबेसियस ग्लैंड में ही हमारे कन्वर्जन का काम होता है विटामिन डी के, जो सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, जिससे हमारा एक्टिव विटामिन डी बन जाता है। जो रेगुलेशन का काम है वो भी हमारा स्वेट ग्लैंड का द्वारा होता है। जो ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी का होता है, थर्मल रेगुलेशन बॉडी का होता है, वो भी हमारा स्वेट ग्लैंड करती है। तो यानी कि ये बॉडी का रेगुलेशन भी स्किन के द्वारा होता है। नाउ थर्ड वन इज दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का तात्पर्य यहाँ पे दो चीजों से है। जैसा कि एक एब्जॉर्प्शन ये भी होता है कि हम ट्रीटमेंट प्लान में भी एक रखते हैं, कुछ केमिकल ऑइंटमेंट वाला यूज करते हैं जो, तो एक एक ट्रीटमेंट प्लान का भी है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का रोल देख सकते हैं आप। दूसरा कॉस्मेटिक जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं उनका देख सकते हो आप। लेकिन जो ट्रीटमेंट प्लान है हमारा, उसका क्या इम्पैक्ट है बॉडी पे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप कॉस्मेटिक इशू देखो आप, कि ये जो भी एब्जॉर्प्शन है कॉस्मेटिक इशू, इवन कुछ डेफिशिएंसी है जो वो भी फुलफिल करते हैं हम बाई एब्जॉर्प्शन। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका एक। नाउ फिफ्थ वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देखे हो कि ग्लैंड इसमें प्ले रोल करती है अपना। तो ये हमारी बॉडी से पूरे वाटर को एक्सक्रीट करती है और साल्ट को भी एक्सक्रीट करती है, जिससे हमारी बॉडी का साल्ट का लेवल और वाटर का लेवल मेंटेन रहता है और हमारी बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन रहता है। तो ये एक्सक्रीशन का काम भी करती है। इवन नाइट्रोजनस सब्सटेंस जो होते हैं बॉडी से वो वाइप आउट हो जाते हैं इसी एक्सक्रीशन के नेचर की वजह से। नाउ नेक्स्ट वन इज द सेंसेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका सेंसेशन में। इसमें क्वेश्चन कई तरह के आते हैं कि क्या आप बिना स्किन के फीलिंग रखते हो, स्किन की अपर लेयर
हटा दी जाए आपकी, तो क्या आप फील कर सकते हो? यस, ऑफ कोर्स फील कर सकते हो। जो भी टच है, क्यों क्यों फील करते हो आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो इनर सरफेस का नर्व्स हैं, टच रिसेप्टर्स हैं, वो भी वर्क करते हैं। लेकिन एक हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो हमारे स्किन की ही होती है, जो छोटे सी चीज को भी हमको फील करा देता है। जबकि डीपर लेवल पे जाने पे वो फीलिंग आपकी उस लेवल पे नहीं होगी जब तक कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई नहीं लेंगे। तो ये अंतर है हमारे सेंसेशन का, स्किन के लेयर का और डीपर लेयर का। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्किन के, जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि डिजीज का फेज इन्हीं फंक्शन को डिसफंक्शन करके ही आना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे सही फंक्शन को जानना। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम असेसमेंट कर सकते हैं डिजीज का। नाउ नेक्स्ट, दैट इज द स्किन डिजीज। जो कंटेजियस स्किन डिजीज है मेनली, उसकी भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन ओवरऑल एक स्किन डिजीज जो है हमारी, जिसके रिसोर्स हमारे बॉडी के अंदर जो भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जाने हम पहले। सबसे पहले आप जाने कि ये वेरियस इन्फेक्शन जो होते हैं, ये ड्यू टू इंजरी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल होगा या एक्सीडेंटल होगा, या किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा हो सकता है या केमिकल द्वारा हो सकता है। इतने रिसोर्स हैं हमारे इस इंजुरी के थ्रू होने वाले स्किन डिजीज के। और जो दूसरा हमारा पैथोजेंस, ड्यू टू पैथोजेंस है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे कि इस कंटेजियस डिजीज का मेजर हिस्सा जो है ड्यू टू पैथोजेंस है, स्पेशली फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट्स। ये हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस कंटेजियस डिजीज में। और इन्हीं से डिजीज हमारा पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है और पर्सन टू पर्सन आगे कैरी होता है। हम आपको स्पेशली प्रोटेक्शन इसी पैथोजन से लेना है, क्योंकि यही सबसे बड़े रिसोर्स हैं। ए बैक्टीरियल ओरिजिन, वायरल ओरिजिन और फंगाई ओरिजिन, और हमारे जो रूटीन में प्रेजेंट पैरासाइट्स हैं जो डिजीज को स्प्रेड करते हैं, इनसे हमको बचना है। नाउ थर्ड वन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी अगेन ए मेजर कॉज फॉर स्किन डिजीज, स्पेशली विटामिन और मिनरल्स की। आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर जहाँ पे विटामिन की कमी से डिफरेंट टाइप की डिजीज होती हैं, मिनरल्स की कमी से बहुत सारी डिजीज होती हैं। इन दोनों फेज को आप असिस्ट करके एज पर डिफिशियंसी उनको आप फर्दर मैनेजमेंट प्लान करके रिमूव कर सकते हो। तो डिफिशियंसी पिक्चर भी हमारे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में, जिनको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, इनको आपको फाइंड आउट करना चाहिए और इन पे मैनेजमेंट का प्लान प्रॉपर रखना चाहिए। फोर्थ वन इज द ड्यू टू लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ डेज। आप लोगों ने फील किया होगा, अब जो हमारे जो भी स्किन के डिजीज के पेशेंट आ रहे हैं, मोस्टली स्किन डिजीज के पेशेंट हमारे वो सभी सेकेंडरी डेवलपमेंट वाले मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ उनके लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस फैक्टर की वजह से हो रहा है। इन सच वो पेशेंट डिजीज स्किन का लेके नहीं आया है। हम आपका असेसमेंट करना है कि वो पेशेंट का इनर साइड या अंडरलाइन जो डिजीज फेज है वो किस स्टेज पे जाके फॉर्म हो रहा है। उसका असेसमेंट करके ही हम प्लान आउट कर सकते हैं उसको रिमूव करने की। फॉर एग्जाम्पल सोरियासिस, लाइकेन प्लेनस एंड मेनी सो मेनी डिजीजेस, जहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखता है डिजीज का बॉडी के आउटर साइड पे, जिसको हम स्किन डिजीज का नाम दे रहे हैं। लेकिन इन सच वो स्किन डिजीज का कोई एलिमेंट नहीं रखता है। उसके जो अंडरलाइन सिस्टम बॉडी के, वही उस डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें आपको उस पिक्चर को भी थरोली चेकअप करना है कि लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस फैक्टर भी यहाँ पे रन कर रहा है नहीं रन कर रहा है। हर केस को हम सिर्फ डायरेक्ट लिंकअप करते हैं स्किन से, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, दैट इज द अगेन डिस्कस अबाउट द कॉन्टेजियस स्किन डिजीज। मेजर पार्ट जो हमको कवर करना है वो कॉन्टेजियस स्किन डिजीज है। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, बहुत छोटे से पार्ट को हमने कवर किया है, क्योंकि कम समय में सब कवर करना मुश्किल है। फिर भी जैसा कि आप जानते हो कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, यही हमारे मेजर कॉज हैं इस कॉन्टेजियस डिजीज के। स्पेशली बैक्टीरियल ओरिजिन होता है, सम वायरल ओरिजिन होता है, सम फंगल ओरिजिन होता है, सम पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे इस कॉन्टेजियस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम बात करें पहले बैक्टीरियल ओरिजिन वाले, तो देखा गया है कॉमनली जो सबसे कॉमन हमको मिलते हैं डिजीज के, जिनको हम रूटीन लाइफ में रूटीन पेशेंट को देखते हैं, वो होते हैं इम्पेटिगो, सेल्युलाइटिस एंड फॉलिकुलाइटिस। ये सभी बैक्टीरियल ओरिजिन के डिजीज हैं। इनको देख के हम आप
डर जाते हैं, इसकी वायलेंटनेस देख के डर जाते हैं कि यार ये पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर क्या करें, कहाँ भेज दें। जबकि इसमें पेशेंट को ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हमारे पास है, इसको बहुत ज्यादा है। सिर्फ कमी हमसे होती है, चूक हमसे होती है कि इसके वायलेंट फेज को देख के हम आप डर जाते हैं। यदि आपने यहाँ पे प्रॉपर सिम्टम इसके लिए, तो बहुत इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हो सिम्टोमेटिक फेज में, इस किसी भी बैक्टीरियल ओरिजिन के केस में। और उसके पैरेलल आपका उसका मैनेजमेंट प्लान, बैक्टीरियल मैनेजमेंट प्लान बताएंगे भी आपको हम, वो आपको रखना है। यदि आपने उसको फॉलो किया तो आप बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा सकते हो। या इम्पेटिगो हो, जैसा कि देखा गया, इम्पेटिगो किस में होता है, चिल्ड्रंस में ज्यादा होता है, ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। एक येलो क्रस्ट बन जाती है, जो आपने मेजेरिया में पिक्चर पढ़ा है जैसा, लाइक दैट वैसा होता है। एक येलो क्रस्ट बनती है पूरी, रेडनेस होती है, रैसेस होते हैं। और पूरे इसमें पेन के स्टेज होते हैं, ये पेनफुल होता है, बच्चा इसमें सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव रहता है, उसको हमेशा फील होगा कि कुछ कुछ चल रहा है वहां पे, बार बार कंप्लेन करेगा, दैट इज इम्पेटिगो। एंड नेक्स्ट वन इज सेल्युलाइटिस। ये पूरे उस डर्मल लेयर में होती है, जहाँ पे डिजीज का फेज पूरा स्प्रेड होके एक होमोजेनस अपीयरेंस दे देता है, रेड 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 रेड, पूरा एरिया इन्फ्लेम हो जाता है। और उस इन्फ्लेम एरिया में रेडनेस, बर्निंग, इचिंग स्ट्रांगली होती है, जिससे पेशेंट आए दिन कंप्लेन करेगा, सर नहीं ठीक हुआ, सर नहीं ठीक हुआ, सर बर्निंग है, सर बर्निंग है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेम एरिया पूरा बना हुआ है। तो इसका प्रॉपर सिम्टम लेके हम इसको अपने सिम्टोमेटिक वे में अप्रोच करके ठीक कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द फॉलिकुलाइटिस। जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये फॉलिकल सेल जो होते हैं, जो हमारे हेयर सेल के सबसे नीचे का पार्ट है, फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स होते हैं उसका इन्फेक्शन होता है। वो सब एरिया इन्फ्लेम होके और रेड रेड रैसेस आते हैं, वो एरिया स्वेल कर जाती है और पेनफुल होती है। और टेंडरनेस भी होता है वहाँ पे, वहाँ टच करोगे आपको लगेगा बहुत तेज पेन हो रहा है, टच नहीं करने देगा जल्दी आपको। तो ये फॉलिकुलाइटिस का केस भी हमारे सामने एक वायलेंट फेज लेके आता है। तो ये तीनों केस ऐसे आते हैं वायलेंट फेज में, लेकिन इनको आप बहुत इजी सिम्टोमेटिक अप्रोच में आप मैनेजमेंट प्लान देके सही कर सकते हो। नाउ सेकेंड, कंटेजियस स्किन डिजीज थ्रू वायरस। नॉर्मली आप जो स्किन डिजीज के वायरस के अटैक के देखते हो, उसमें चिकन पॉक्स आता है, मोलस्कम आता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स आता है, हर्पीस जोस्टर आता है, वॉट्स आते हैं। ये आपके नॉर्मल रूटीन में दिखते हैं केसेस। चिकन पॉक्स का केस सबने देखा है, सबने फेस किया है, सबने ट्रीट किया है। जैसा कि क्लियर है कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, आप इसके वायलेंस को कम कर सकते हो। और इसके जो पिक्चर है वो ओवर सेचुरेशन को आप कम रिड्यूस कर सकते हो। और जो सेकेंडरी इसका इम्पैक्ट आता है बॉडी के दूसरे सेल पे, उसको भी आप रिड्यूस कर दोगे। और 3 to 4 डेज में ये सेटल होती है। और इसके जो सेकेंडरी पिक्चर्स है, फीवर आना, वायलेंट फीवर आना, बॉडी एक होना, ये चीजें आप सब साइड हो जाती है। तो इन केसेस को भी आप बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हो। नाउ जो दूसरा है मोलस्कम। मोलस्कम भी ऐसा केस होता है जो बहुत दिनों से पड़ा रहता है बॉडी में, लेकिन बड़ा मैजिकल इफेक्ट होता है इसमें हमारे दवाओं का। यदि आपने एक दो सिम्टम निकाल लिए इसके, तो इन इन मोलस्कम को सिम्टोमेटिक फॉर्म लेना, आप जब रिपर्टाइज करोगे तो आप पाओगे कि बहुत सारे इसके वेरिएशन है, जो आपको डिफरेंट मेडिसिन का अप्रोच करते हैं। तो इन इन सिम्टम्स को इस वन साइडेड डिजीज को, मीन्स ये वन साइडेड डिजीज की फेज में आते हैं, जहाँ पिक्चर हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक वो स्वेलिंग दिखेगी आपको मोलस्कम का, एक स्वेल एरिया है ऐसा, वो भी हार्ड। तो इनको जब आप कलेक्ट करते हो तो इनको आपको इतना थरोली ऑब्जर्व करके चलना है कि आप इसके पिक्चर को फाइंड आउट कर सको। और जैसे ही पिक्चर आपने निकाल लिया, वो उस पर सफल हो गया, तो आपने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। एक केस बताना चाहेंगे आपको मोलस्कम का, बहुत ईजी हमने ट्रीट किया था। एक केस था एंटी फ्लूट का। उसमें पेशेंट का फेज बिल्कुल जो भी आपने पिक्चर देखा है नीचे मोलस्कम का, सेम पिक्चर था। उसमें उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर इसके और मिले थे। वो एंटी फ्लूट का जो होलिस्टिक अप्रोच जब करते हो आप, एक चिल्ड्रन का केस था वो, उस जिसमें जब फॉलो करते हो आप, तो आप पाते हो वो एकदम एग्जैक्ट सिमिलर मिला था। और मैजिकल इफेक्ट हुआ कि विद इन 1 रोज, मतलब रात में पेशेंट आया था करीब 7-8 बजे हमारे पास, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिजल्ट आया। ये इस लेवल तक का रिजल्ट मिला था।
वो सिर्फ एंटी ग्रुप से। तो ये मिलता है, दैट मीन्स कि आप उसको अप्रोच कर ले जाओ तो। कि ये मूलसंग का केस भी बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हो आप। इसमें आपको थरोली उसका ऑब्जर्व करके सिम्टम्स लेना होता है। नाउ अगेन वेरी वायलेंट डिजीज फेज इज herpes जोस्टर। जो देखा होगा आपने कि ये केस आते ही लगता है कि हाथ पैर फूल गया। पेशेंट की वायलेंस देख के पेशेंट जिस 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 इंटेंसिटी से अपने पेन को बताता है, वो लगता है कि इस केस को आप रिफर कर दो, रखो लो अपने पास। और नो डाउट इस डिजीज के फेज में दिखता भी ऐसा है कि ये डिजीज बहुत ही तेज स्प्रेड होती है। और ये सिंप्लेक्स और जोस्टर का डिफरेंस भी यही है कि जोस्टर तो वो फेज है जहाँ पे आपका केस इनर साइड में एंट्री कर गया है, और सिंप्लेक्स तक तो आप इजी थे कि आपके स्किन लेवल पे भी डिजीज मैनिफेस्ट हो रही है और वहीं तक बाउंड है, उसको आप ट्रीट करने में सक्षम है, कर ले जाएंगे। लेकिन जोस्टर का केस पाया गया है कि ये बहुत तेजी से इनर साइड में बॉडी की जाता है। इन केसेस में आपको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना है, पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। इसको आप बहुत ही लाइटली नहीं ले, क्योंकि ये केस आपके पेशेंट को लीदल कर सकता है, जो आगे आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो प्रयास करें कि इन केसेस में, जोस्टर केसेस में, आप बिल्कुल सिम्टम सिम्टम चलें, और इस वायलेंट फेज को ट्रीट करने के लिए जो भी एक्यूट इमर्जिंग रेमेडी आती है उसको उसका यूज करें। और सिंपलेक्स के केस में आप सिम्टोमेटिक जाके आप एक प्रॉपर ड्रग सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपलेक्स के केस इजी होता है ट्रीट करना, इसमें मैनेजमेंट प्लान बढ़िया होना चाहिए। और नाउ फोर्थ वन इज द वर्ड्स। जैसा कि आप जानते हो वेरिका वायरस का अटैक होता है, ये वेरिका वायरस के द्वारा ही ये चीजें जनरेट होती हैं। तो इनको इनको भी कहा जाए कि दे आर हैविंग वेरी लेस सिम्टम। इसमें भी सिम्टम नहीं मिलते आपको, सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन मिलता है आपको, कि पेशेंट प्रेजेंटेशन रखे हुए हैं जिसके बिहार पे आपको प्लान करना है ट्रीटमेंट का। जैसा कि इस केस में देख रहे हैं आप, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। जो भी आप यहाँ से सिम्टम उठा लो, तो लेकिन आपको ऑब्जर्व करने पे बहुत सारे सिम्टम मिल सकते हैं। जैसा कि ये केस है मेरे साथ, खुद खुद का केस है मेरा। कुछ समय पहले हमने पाया था कि हमारे आईलिड के दोनों साइड पे, अपर साइड पे, अपर आईलिड के दोनों साइड में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे दो वर्ड्स आए थे। वो क्रम मतलब डेली रूटीन में बढ़ते जा रहे थे, लोगों ने टोकना शुरू किया तो हमने ऑब्जर्व किया, और हमने पाया उसमें सिर्फ एक चीज, दे हैव द सिमेट्रिकल अपीयरेंस। और इसी भी आप पे सिर्फ निकाल लिया और मैजिकल इफेक्ट मिला हमें, तो वो कंप्लीट रिमूव हो गया। मीन्स ऐसे केसेस में आपको सिम्टम्स को फाइंड आउट करना पड़ता है कि सिम्टम्स उसके की नोट्स कहाँ छुपे हुए हैं। वो की नोट्स निकालो, वो PQRS मिलना चाहिए। मिलते ही आप उसको ट्रीट कर सकते हो। नहीं तो इन केसेस में नॉर्मली हम रूटीन में क्या करते हैं कि जो रूटीन की मेडिसिन हमारी है बस उनको शुरू कर देते हैं, कि उसमें देखना नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि एक्सीडेंटली कहीं न कहीं आप देते देते ऐसे फेज पे पहुंच जाते हो कि कोई न कोई ड्रग ऐसी निकल जाती है जो उस केस को कुछ हद तक कवर कर लेती है। वो कवर इसलिए की कि कहीं न कहीं से उसमें सिमिलम एक पार्ट मिला है था उसका। बट आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो, ये आपके पास स्किल है। इसका सिम्टम आप प्रॉपर लो, आप निकालो और मेडिसिन दो, आप ठीक होगा पेशेंट। तो ये सभी केसेस जो वायरल ओरिजिन के होते हैं कंटेजियस में, इनको आप ठीक कर सकते हो। और इनसे बचने के लिए हमको पेशेंट को कुछ हिदायत देनी चाहिए, जिससे हम बचा जिससे पेशेंट को बचा सकते हैं। ये आगे मैनेजमेंट प्लान बताएंगे आपको। नाउ थर्ड वन इज द फंगस। बहुत ही कॉमन केस है, क्योंकि ये सीजन भी चल रहा है जिसमें आप देखते हैं केसेस बहुत मिलते हैं आपको, स्पेशली रिंग वर्म के, टीनिया वाले केसेस बहुत मिलते हैं। और ये टिनिया इतने बदमाश भी होते हैं कि आपको लगता है कि ठीक हो रहा है फिर आ रहा है, ठीक हो रहा है फिर आ रहा है। पेशेंट कंप्लेन लेके पर आपके पीछे पड़ा रहता है, आपको छोड़ता नहीं है। क्योंकि एक बार कहने के उसको रिलीफ मिलता है, वो हो सकता है उस डिजीज के नेचर है ऐसा, जो मिलता है रिलीफ मिले उसको, लेकिन आपके पीछे वो पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको कहीं और आराम नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली वो सिर्फ होम्योपैथिक से ही ठीक हो सकता है, कहीं एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला इसको। तो ये रिंगवर्म का केस हमारे पास बहुत इजीली आता है, हमको आपको सही प्रॉपर अप्रोच करके इस केस को रिजॉल्व करना होता है। इसके लिए बहुत अच्छा है कि इसका प्रॉपर सिम्टम लीजिए। इसके सिर्फ थेरेपेटिक पॉइंट पे मत जाओ आप। सिर्फ थेरेपेटिक हम सोच के इसका जो एक प्रेजराइज होके जो पिक्चर हम बना लिए हैं बस उसी पे ट्रीटमेंट दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको एक दो सिम्टम्स मिल जाएंगे अच्छे, तो आप इजीली ट्रीट कर ले जाओगे इसको। तो रिंग वर्म आप ठीक कर सकते हो। वो अप्रोच नहीं करो आप कि आप पेशेंट को दे के देखेंगे इसमें इसके बाद इसके बाद इसके बाद, जब 4 बार आएगा चला जाएगा आपके पास से।
तो वो फेज नहीं, क्योंकि वो कहीं नहीं उसको रिलीफ मिलने वाला, वो आपके पास आने वाला है। तो आप फर्स्ट प्लान में ही इसको इस रिंग वर्म मिस्टीनिया केस को आप टैकल करो, आप ठीक कर सकते हो। कैंडिडियासिस का भी ऐसा है कि हमारे बॉडी के इसमें मॉइस्ट एरिया बना रहेगा, तो उस मॉइस्ट एरिया को आप बहुत इजीली अप्रोच करके बता सकते हो कि कैसे इसको मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि मॉइस्ट एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा इसका होता है। जैसा कि हमारे इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, सबसे थीन पार्ट जो हमारे इस एपिडर्मिस का होता है, वो हमारे बिटवीन द फिंगर होता है, बिटवीन द टो होता है, जिनको आप देख रहे हो पिक्चर में, और यहीं से इनका एंट्री होता है। ये फंगस यहीं से बॉडी में एंट्री करते हैं। तो ये लाइबिलिटी बॉडी की बनती क्यों है, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे केस में, कि ये लाइबिलिटी कैंडिसिस की या रिंगवर्म की हमारे बॉडी की बनती क्यों है, ये लाइबिलिटी क्यों है, क्यों नहीं हमारे साथ हमारे कलीग को हुआ, हमको हुआ। ये सब क्वेश्चन है जो आगे सॉल्व होंगे आपके। बाकी एथलेटिक फुट्स का भी केस है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये फिंगर और टो में बहुत जल्दी होता है हमारे एथलेटिक्स में। स्किन पूरी वहाँ पे ठीक होके क्रैक होके पूरे फिशर फॉर्म में आते हैं, स्केलिंग होती है, और इसमें पेनफुल भी होता है। इन केसेस को भी आप मैनेजमेंट के साथ आप जाओगे तो आप ठीक कर सकते हो। इन केसेस में सिर्फ दवा से ठीक नहीं कर सकते आप। आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्टेजियस स्किन डिजीज है, इनका मैनेजमेंट प्लान आपको प्रॉपर फॉलो कराना होगा। उसके साथ आप मेडिसिन से अप्रोच करके ठीक कर सकते हो। सिर्फ किसी एक के भरोसे नहीं कर सकते हो आप। सिर्फ मैनेजमेंट करके या सिर्फ आप इनकी सिम्टोमेटिक अप्रोच करके नहीं ठीक कर सकते हो। तो इनको आप पूरे मैनेजमेंट प्लान के साथ लेकर चलना होगा। बाकी जो पैरासाइट के केस हैं जो देखा गया है, नॉर्मली हमारे पास मिलते हैं, स्कैबिज के मिलते हैं, और लाइस इन्फेस्टेशन मिलता है जो दिखता है बहुत सारे केस आपको। तो कुछ डर्मेटाइटिस के केस मिलते हैं ऐसे जहाँ पैरासाइट्स का अटैक होता है, वो भी केस मिलता है हमको। आप देख रहे हैं जैसा केस में कि लाइस का सामान का हर जगह केस दिख जाता है हमको। तो ये लाइस का भी अटैक ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी में हो जाएगा, जहाँ लाइस पड़े हो वहां पे हो जाएगा, नहीं होगा। आपने प्लेटफॉर्म दिया है तो वो अटैक किया है, वो आपके अंदर एंट्री किया है। वो फर्टाइल ग्राउंड मत दो आप उसको। वो फर्टाइल ग्राउंड से कैसे बचा सकते हो आप, ये आपको टिप्स आगे मैनेजमेंट में बताया जाए। ये फर्टाइल ग्राउंड जो उसको हम दे रहे हैं जहाँ से डिजीज इतनी करी बॉडी में, वो नहीं मिलना चाहिए। वो उससे हम बच सकते हैं उसको। तो ये आपको हर हर उस पैरासाइट्स में रखना है। पैरासाइट का अटैक हम आप झेलते हैं या पेशेंट देखता है, तो इन पैरासाइट से भी आप बचा सकते हो अपने पेशेंट को, इनका मैनेजमेंट प्लान प्रॉपर करके। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर दैट आफ्टर दैट स्किन डिजीजेस, हम डिस्कस करें कि साइन सिम्टम्स कैसे लेने हैं, क्या लेने हैं। क्योंकि हर स्किन डिजीज का अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। तो हमको आपको सिम्टम बस मिलता है नॉर्मली कि उस पे रैसेस है, रेडनेस है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है। इन्हीं पे हम सिमट जाते हैं, अपने आप को बाइंड अप कर लेते हैं, और यहीं से दो तीन दवाएं जान के, चार दवाएं जान के उनको यूज करते हैं। लेकिन हमको आपको इससे बचना है। अपना एक पेरिफेरल एरिया बढ़ाना है। हमारा पेरिफेरल एरिया होना चाहिए डिस्कलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे स्वेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, सेंसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, डिस्चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, और लास्ट वन इज द एसोसिएटेड और अल्टरनेटिव सिम्टम जो हमारे बॉडी के मिलते हैं उन पे रखना है। इन सभी को कवर करते हुए यदि आप स्किन के केस में, तो निश्चित रूप से एक टोटलिटी आप फॉर्म कर पाओगे जहाँ से डिजीज का सिलेक्शन प्रॉपर हो सकता है। डिस्कशन के केस में जैसा कि आप बस सिंपल ही डाल देते हो कि हैविंग रेड विद स्किन इरप्शन, खत्म, कहानी खत्म हो जाती है आपकी। स्किन कंप्लेन आपने ले लिया, नहीं लिया आपने, आप जैसे रिपोर्टाइज करते हो, जैसे केस को टोटलिटी के समाप्त करके फिर जाते हो फॉलो करते हो, तो आप पाते हो कि नहीं, डार्क का कुछ अलग कलर, डार्क में कुछ अलग है, ब्राउन में कुछ अलग है, इस व्हाइट में कुछ अलग है, ब्लैक ब्लू में कुछ अलग है। तो आपको भी उसी फॉर्मेट में केस का पूरा स्टडी करना है, उस केस को पूरा ऑब्जर्व करना है कि वो पेशेंट का जो डिस्कलेशन है वो रेड है, येलो, ब्राउन है, व्हाइट है, ब्लैक है, ब्लू है। ये पूरा एक डोमेन आपको कवर करना है। अपेरेंस के केस में भी आपको वही करना है सेम। वो अपेरेंस कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपेरेंस। सिर्फ अपेरेंस वो प्रेजेंट हो गया, इरप्शन है, इरप्शन नहीं है वो इरप्शन का फेस से हमारे कोई मतलब नहीं है। वो इरप्शन की हम डायग्नोसिस नहीं बनाने वाले, टोटलिटी नहीं पहुंचने वाले हम। तो इरप्शन के बाद आपको उसका पैची अपीयरेंस लेना है, होमोजीनस अपीयरेंस है, बॉर्डर के साथ है, विदाउट बॉर्डर है, एलिवेटेड है, टेंडरनेस है, मॉइस्ट है वो एरिया,
रफनेस है, स्पेशल अपीयरेंस है, वहाँ पे कुछ रैसेस भी हैं, वो मीन्स उसका ओवरऑल अपीयरेंस किस फॉर्मेट का है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट ड्रग तक पहुंच पाओगे। दूसरा पार्ट जो स्वेलिंग का पार्ट है, उसमें भी आपने देखा होगा कि हम सिर्फ डालते हैं कि हैविंग द स्वेलिंग, स्वेलिंग नहीं मतलब है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है स्वेलिंग का, वो स्वेलिंग का अपीयरेंस कैसा है उसको बताओ आप, तभी आप उसको कवर कर सकते हो। जैसे पैपिल्स का है तो पैपुलर डालो आप, क्योंकि पुस्टुलर का अलग है इंडिकेशन है, पैपुलर का अलग है। फिर पैपुल्स में भी किस तरह के रैसेस के साथ हैं पैपुल्स के, या पैपुल सिर्फ सिंगल स्पॉट है, या फिर पैपुल का कैसा, वो पूरा होमोजीनस अपेरेंस है पूरे पैपुल्स का। तो ये कोऑर्डिनेट करने पे एक परफेक्ट पिक्चर हमको मिलता है, जहाँ से ड्रग का हम सिलेक्शन इजी कर लेते हैं। तो पैपिल, मैक्यूल, पुस्टुल, वेस्कल्स, वेसिकुलर बुल्ला या ब्लिस्टर, जो भी फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट पिक्चर आप दो। एंड फोर्थ वन इज द सेंसेशन। अगेन सेंसेशन की बात हम करते हैं, सिर्फ हमने सेंसेशन लिया अब तक, इचिंग बर्निंग, इचिंग बर्निंग, इन्हीं केस को कवर करते हैं। नहीं होता इसमें सब कुछ, जैसे ही आप बोलते रिपोर्ट आपको लगता है कि हम तो फेल हो गए, हमने कुछ सिम्टम नहीं लिया इसका। तो इचिंग बर्निंग से आगे चल के चलना है हमको, उस पेशेंट की फीलिंग तक जाना है। इचिंग बर्निंग के साथ क्या पिगुलरिटी है, यदि बर्निंग है तो क्या वहाँ पे ड्राइनेस मार्क है या मॉइस्ट मार्क है, या हॉट इन टच है, कोल्ड इन टच है, वो कैसा है बर्निंग के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेट करो आप उसमें। फिर इचिंग है तो इचिंग के साथ क्या स्केलिंग हो रही है, वहाँ पे स्केल्स भी दिख रहे हैं, इचिंग कर रहा है तो क्या रफनेस बनी है वहाँ पे, विदाउट रफनेस है इचिंग। फिर इस इचिंग है तो इरप्शन है, रैसेस है, नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा एक बड़ा अच्छा ड्रग है फेगोपाइरम, फेगोपाइरम में देखा आपने सेनाइल क्लोराइटिस का होता है, बेसिकली ये सेनाइल क्लोराइटिस में यूज करते हैं फेगोपाइरम, उसका स्पेशलिटी है इचिंग विदाउट इरप्शन। डॉलिकस, ये ऐसे ड्रग हैं जिनमें आपको फिर इजी होगा ढूंढना, जहाँ से आप ढूंढ के ला सकते हो ड्रग को, तो यहाँ पे आप फेल हो जाओगे फिर, ये नहीं किया आपने ऐसा तो इसीलिए इस टीचिंग पार्ट को भी बड़ा केयरफुली आपको कवर करना है। फिर क्राउलिंग के सेंसेशन है क्या, यदि है तो उसको भी आप कवर करो, वो क्राउलिंग का फीलिंग किस किस रूप में जा रहा है, मतलब वो क्राउलिंग टिल द एंड है क्या, वो पूरा एक रूट फॉलो कर रहा है क्या, क्योंकि क्राउलिंग में आप जाओगे तो आप फिर से सब रूब्रिक बहुत सारे पा रहे हो, तो आपको क्राउलिंग को भी डिफाइन करना है, और जो भी स्पेशल सेंसेस है उसके और पिक्चर मिल रहे हैं उनको भी आप अपीयर करो उसमें। नाउ नेक्स्ट मॉडलिटीज, मॉडलिटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई कंप्लीट सिम्टम तभी बन सकता है जब मॉडलिटी भी उसकी कवर हो, बिना मॉडलिटी के हम कभी भी सिम्टम्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो हर सिम्टम्स के मीन्स, आपने इचिंग है तो उसकी मॉडलिटी क्या है, पेन है तो उसकी मॉडलिटी क्या है, बर्निंग उसकी मॉडलिटी क्या है, हर सिम्टम्स को आप क्लियरिफाई करो उसकी मॉडलिटी से, तभी आपके लिए उसका इंपॉर्टेंस बढ़े, वहीं से आप उस डिजीज के सही फेज को, उस कंटेजियस फेज को निकाल सकते हो और सही दवा तक पहुंच सकते हो। एंड सिक्स वन इज द डिस्चार्जेस, देयर एनी स्पेसिफिक डिस्चार्ज, ये बड़ा ऑब्जर्व करना है आपको, कि हैविंग ठीक है, थीन आपने डिफाइन कर दिया, आपने आप छोड़ दिया, नहीं, थीन और थिक के बाद भी आप उसमें जो जाओ कि वो स्टिकी डिस्चार्ज है, नॉन स्टिकी है, येलो है, वाइटिस है, किस कलर का, डार्क है, सीबम लाइक है, वो थिक डिस्चार्ज दे रहा है, तो उसको डिफाइन करो आप, तब आप उसके एग्जैक्ट पिक्चर तक पहुंच पाओगे। और जैसा कि आप हर सिम्टम में करते हैं कि सिम्टम को कंप्लीट सिम्टम के फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, वो करो आप सिम्टम्स को। और फिर उसके बाद लास्ट वन एक टास्क बचता है आपके पास, कि उसके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उनको भी आप कवर करो, दैट मे बी कंकॉमिटेंट, दैट मे बी देयर अल्टरनेटिव सिम्टम्स, ये भी हो सकते हैं, इनको भी कवर करो आप, कि किस फेज के सिम्टम्स उसके पैरेलल चल रहे हैं बॉडी के। कई बार ऐसा होता है कि किसी केस को हम स्किन के डील करते हैं, हमने देखा कि वहाँ डायरिया शुरू हो गई उसको, हमने देखा कि वहाँ उसके अस्थमेटिक कंप्लेंट जनरेट हो गए, हमने देखा कि जब उसको हमने पैलेटिव में ट्रीट किया तो उसके बीपी शुगर हाई हो रहे हैं, तो आपको असेस करना जरूरी है कि उसके एसोसिएटेड कंप्लेंट्स क्या क्या और उसके पैरेलली हैं, जो हमारे बॉडी में हाइट्स दिखते हैं, जिनके अप डाउन दिख रहे हैं, उनको भी आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि ये काफी हद तक आपको स्पेसिफिक मेडिसिन तक पहुंचा देंगे यदि आपने ये कवर कर लिया तो इनके बाद हम आप बात करेंगे सिंपली एक अप्रोच की, कि स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन स्किन डिजीजेस। जैसा कि शुरू में ही हम बताया कि स्किन के केसेस में बहुत सारे हमारे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप उस फेज को कवर कर लेते हैं जिससे पेशेंट रियली सफरिंग है, वो अंडरलाइन, क्योंकि स्किन के केसेस देखे गए हैं कि वो जो प्रेजेंटिंग पिक्चर्स है, वो सिर्फ स्किन का फेज नहीं है, उसके अंडरलाइन जो
सेकेंडरी ओरिजिन है वो कहीं कहीं रिस्पॉन्सिबल है उस पिक्चर के लिए। उसके बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स अफेक्ट हुए हैं या उसके बॉडी के दूसरे ऑर्गन जो सप्रेस हुए हैं, उनकी वजह से वो पिक्चर वहां प्रेजेंट हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़ा इजी टास्क होता है कवर करना, जैसा कि उनके यहाँ नहीं हो पाता। ये हमारे हमारे जो टोटलिटी का कॉन्सेप्ट है इसीलिए बनाया गया है कि हम वहां तक पहुंच सके, उन ऑर्गन्स को भी टारगेट कर सके जो वहाँ पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए टोटलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टोटलिटी बनाएंगे हम सबसे पहले काम, टोटलिटी बना के और डिजीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप होलिस्टिक बेस पे वर्क करके उस टोटलिटी को फॉर्मेट बनाओ आप, और उसके बिहार पे अप्रोच करो आप। तो आप पाओगे कि जो अंडरलाइन कॉज है वो कुछ और बन के बैठा हुआ है, जैसा कि पाया जाता है नॉर्मली कि सोरिक कॉज हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। सोरिक एज फार नोन कि ये कहीं कहीं एक मदर कॉज है हमारे इस इच डिजीज का। जो भी स्पेशली इच डिजीज होती है हमारी, उन सब में सोरिक कॉज नॉर्मली हमको दिख ही आता है। तो आप इस बिहाइंडिंग इस अंडरलाइन कॉज को भी पहला रिमूव करके उसको कई सारे और डिजीज से भी छुटकारा दे सकते हो, यदि आपने वहां तक अप्रोच किया, मैथमेटिक अप्रोच कंप्लीट किया तो इसके लिए हम उसका टोटलिटी फॉर्मेट करके और प्रॉपर एक एंटी सोरिक का सिलेक्शन करते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल और इस स्ट्रेस भरी लाइफ में हम आप देख रहे हैं कि हर पेशेंट कहीं ना कहीं हाइब्रिड पिक्चर लेके आ रहा है। दैट मीन्स जो लाइफ स्टाइल है वो उसके साथ मिक्स करके कहीं ना कहीं वो एक सेकेंडरी एक एक न्यू डेवलपमेंट ऑफ मियाज लेता है, जिसको हम बोलते हैं मिक्स मियाज आर्टिफिशियल मियाज। ये पेशेंट आजकल ज्यादा दिख रहे हैं हमको। तो इन पेशेंट को ट्रीट करने में आपको कई सारे नए नए फेज का डेवलपमेंट देखना होता है कि कई सारे बॉडी के नए पिक्चर दिख जाते हैं जिनको आपको चैलेंज होता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये भी आपके लिए बड़ा चैलेंज है, इसलिए आप इसको थॉरोली चलो, एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलो तो आप बहुत इजीली इसको भी कवर कर सकते हो। और इस लोकल डिजीज के कॉन्सेप्ट को सिर्फ लोकल डिजीज एज फार एलोपैथिक नॉर्म्स नहीं देखना है, हमको लोकल डिजीज देखना है एज फार प्रेजेंटेशन। और बट अप्रोच हमको उस लोकल डिजीज का भी एज होलिस्टिक ही रखना है। सिर्फ लोकल को वन साइडेड डिजीज के फॉर्मेट पे मान के और सिर्फ एक पिक्चर पे हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें टोटलिटी आपको फॉर्म करनी है बाय देयर फिजिकल जनरल्स, बाय देयर मेंटल जनरल्स, बाय देयर फैमिली हिस्ट्री, बाय देयर अदर फिजिकल एग्जामिनेशन। उनके भी आप पे आप उसको प्लान आउट कर सकते हो कि उसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो वो क्योंकि हम आप फेस करते हैं कि एक सिंपल वर्ड्स क्या है तो यार क्या देना वर्ड्स में इसको, अब क्या देना, तो वैसे में हम आप जो नॉर्मली रूटीन की लाइफ के ड्रग्स हैं उनको दे लेते हैं। ऐसी चूक नहीं करिए, क्योंकि वो पेशेंट उस पर्टिकुलर का है या नहीं है, ये डिसाइड उसके बाकी जो बॉडी के सिम्टम्स है वो करेंगे। इसलिए उनको भी आप सम्मिलित करो तो आप एक अच्छा ड्रग सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन स्किन डिजीज में एक दूसरा पहलू जो आपका है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे सेलेक्ट करोगे आप? तो एज पर आवर प्रिंसिपल हमको प्रॉपर केस चेकिंग करनी है। एज पर प्रिंसिपल केस चेकिंग कर लिया आपने प्रॉपर, उसके बाद सेकंड वर्क है आपका केस वर्क। जो आप केस वर्क करते हो, केस को एनालाइज करते हो, इवेलुएट करते हो, फिर केस पे आप मैथमेटिकल डायग्नोसिस बनाते हो आप, फिर केस का आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हो, डिजीज डायग्नोसिस बनाते हो, फिर केस पे आप जाके लास्ट में इमर्ज रिपर्टाइज करते हो और इमर्जिंग रेमेडी निकालते हो और फाइनल सिलेक्शन आप ड्रग करते हो। तो ये पूरे वर्क आपको हर केस में जैसे करते हो वैसे यहाँ भी करना चाहिए। और हमें लगता है कि हर कोई हर हर डॉक्टर जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे है वो इन चीज़ों को फॉलो करता होगा। इसलिए बहुत इसको डिटेल नहीं जाएंगे कि जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस पार्ट में हमने कवर किया है कि कैसे किसी केस को अप्रोच करेंगे। तो केस चेकिंग पार्ट है। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है केस चेकिंग वाले में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम आप मिस करते हैं। हम आप बाकी सब चीज़ों को देख लेते हैं लेकिन इन पार्ट को मिस करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट का स्पेशली उसका ऑक्यूपेशन, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है और उसका पर्टिकुलर पेशेंट का लाइफ स्टाइल क्या है, इनको असिस्ट करो। ये आपको काफी हद तक इस स्किन डिजीज के केस में रिलीफ देने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं मेंटेनिंग कॉज वहीं नियर बाय उसके पेशेंट के घूम रहा है, जो उसको सफरर बना रहा है, जो पेशेंट की रिकरेंसी बना हुआ है। तो इनको आप तभी ट्रीट कर सकते हो जब आप इन चीजों को भी कवर करो, जो हम आप मिस कर देते हैं। कि बाकी हम दवा के ऊपर जाते हैं, दवा के ऊपर दौड़ते हैं, लेकिन इन पार्ट्स को मिस कर देते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस पर्टिकुलर इन पार्ट्स को विशेष ध्यान दें। और जो दूसरा पार्ट हमारा प्रिंटिंग कंप्लेंट्स का, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ स्किन की बात नहीं करिए। पेशेंट वहां पे जो पिक्चर दे रहा है सबको पिक्चर को इंपॉर्टेंस दीजिए। पेशेंट वहां पे जो वॉलेंट्री जो भी पिक्चर्स आपको दे रहा है, वो किसी भी पार्ट का दे रहा है, हेड टू फुट,
उन सबको नोट करिए, वो सभी आपको उस स्किन डिजीज तक पहुंचाएंगे जिसके लिए अप्रोच कर रहे हो आप। तो हम आप बस स्किन की बात करते हैं कि भाई पेशेंट तो भाई तुम छोड़ दो उसको, बाकी स्किन बताओ, ऐसा नहीं। आपको सभी पार्ट को कवर करते हुए चलना है, तभी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स का सही रूप बनेगा, जिसके बिहाफ पे जो आपकी क्यूआरएस बन सकता है और आप कवर कर सकते हो। थर्ड पार्ट जो कंप्लीट सिम्टम का है, उसको भी कवर करो आप, प्रेजेंटिंग इलनेस कवर करो आप। फिर पेशेंट एज ए पर्सन के पार्ट में देखा होगा आपने कि फिजिकल मेकअप, थर्मल असेसमेंट, थर्स्ट, हेपेटाइट, डिजायर, एवर्जन, जो ये पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं आपके टोटलिटी बनाने में। यहाँ पे सिम्टम वेरी लेस होते हैं, जो वन साइडेड लोकल डिजीज होते हैं आपके, यहाँ सिम्टम सिर्फ एक मिलता है कि हैविंग द एक हार्ड एरिया दैट इज एलिवेटेड ओनली, और कुछ भी नहीं मिला हमको। तो वैसे में क्या करेंगे, हम कैसे अप्रोच करेंगे? कोई पेन नहीं है, कोई रेडनेस नहीं, कोई बर्निंग, कोई टीचिंग नहीं है उसके अंदर। तो फिर वैसे में हमारे हमको इसका हेल्प लेना होता है, पेशेंट एज ए पर्सन का। यदि इसका हेल्प लेंगे आप, तो निश्चित रूप से उसके PQRS निकाल सकते हैं। वो PQRS उसको आपको आपको राइट ड्रग तक पहुंचा सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंस है इसका कि पेशेंट एज ए पर्सन को भी आप कवर करें, पेशेंट वेदर चिली और हॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कवर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री आल्सो गाइड यू कि कैसे मैनेज करना है पेशेंट को, किस तरह का एक डायबिटीज को लेके चल रहा है पेशेंट, जहाँ से इसको बचा के रखना है पेशेंट को, तो किस इन्वायरमेंट को फेस नहीं करना है, इसको हम एडवाइस कर सकते हैं। क्या डाइट को लेना है, इसको एडवाइस कर सकते हैं, यदि आपने ये सब कवर किया है, इसकी फैमिली हिस्ट्री, इसके पास हिस्ट्री कवर किया है। फिर एज फार इन फीमेल केसेस, यानी कि आपका भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे कुछ पिल्स लेते हो, उनको वैसे कई सारे फेज जनरेट होते हैं बॉडी के, तो इन हार्मोनल डिजीज फेज को भी आप रिमूव कर सकते हो यदि आपने उसको कवर किया तो। माइल स्टोन, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। कई बार पेशेंट की हिस्ट्री मिलती है कि ये केसेस उसके बचपन में थे जो अब रिलैप्स हो रहे हैं, तो वो फेज जो बीच का खो गया था उसका, वो फेज जो सप्रेशन था, वो कहाँ कहाँ बॉडी के इनसाइड में जाके अपने इम्प्रिंट को छोड़ा है, उनको असिस्ट करना जरूरी है। फिर उनको आपने कवर कर लिया, बॉडी के उस इनसाइड वाले फेज को, तो काफी हद तक आपने डिजीज को कवर कर लिया। तो ये माइलस्टोन का फेज भी आपका इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे कॉन्टेजियस डिजीज के फेज में होना जरूरी है। ये भी क्योंकि रिकरेंसी को भी ये भी चेक कर सकता है, इसलिए इसको भी आप कवर करें ना। वो और सॉरी, फिजिकल एग्जामिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जिस केस में आपको कुछ सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको इनसे उम्मीद है कि ये भी कुछ दे देंगे आपको। यदि आपने प्रॉपर इंस्पेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन किया पेशेंट का, तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है इस एग्जामिनेशन में। पेशेंट का ओरिएंटेशन देख लो आप कैसा है, पेशेंट का फिजिकल मेकअप, बॉडी देख लो आप, कंस्ट्रक्शन देख लो आप कैसा है, TPR देख लो आप, पेशेंट का पैलर फेज देख लो आप, पेशेंट का एक्टेटस देख लो आप, इडिमा देख लो आप। ये फेज भी आपको कुछ न कुछ कहानी दे देगी उस मेडिसिन की तरफ जिस मेडिसिन को चूज करना है। क्लबिंग देख सकते हो आप। लोकल एग्जामिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट, इस लोकल एग्जामिनेशन के द्वारा आप पेशेंट का एक्चुअल स्टेटस डिजीज का निकाल सकते हो, कि वो डिजीज का जो डेवलपमेंट है, जो लोकल हमारा एक पिक्चर एक्सपोज हुआ है, वो पिक्चर किस नेचर का है। क्या वो ऐसे फेज में है जहाँ पे हमारे इस कॉन्टेजियस नेचर को बिलोंग करता है? क्या वो ऐसे फेज में है जहाँ पे वो स्टैग हो गया है लास्ट 10 ईयर से? क्या वो उसका टेक्सचर कैसा है? क्या वो ठीक हो चुका है, सीन हो चुका है, यूजिंग फेज में है, किस फेज में है, डिस्कलेशन है कैसा है, वो सब कुछ आप पा सकते हो यदि इंस्पेक्शन का आपने प्रॉपर फॉलो किया तो ये सब पॉइंट भी आपको इस लोकल एग्जामिनेशन में कवर कर लेना चाहिए। इसके बाद बचता है माइंड एंड लाइफ स्पेस। जैसा कि आप सब जानते हो, पेशेंट को पूरे फेज को आप रीड कर सकते हो, पेशेंट की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, इस डिजीज का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में कहाँ से डेवलप हुआ, उन चीजों पे वर्क करके आप उसका रियली एक फेज लाइफ का निकाल सकते हो। क्योंकि बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जो फियर से भी होते हैं, जो फ्राइड से भी होते हैं। अर्डिकेरिया केस मिला चाहिए, जो डर डर के जब भी डरता था, अर्डिकेरिया के रिएक्शन बॉडी पे आती थी। ये फेज कहाँ से मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं वो उसके एक एक बॉडी के अंदर चलने वाली जो फ्राइट नेचर है, वो उसको डेवलप कर रही है, वो उसको लाई है उस फेज तक, या अर्डिकेरिया प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो आपको ये पार्ट कवर करने पे, माइंड लाइफ स्पेस का पार्ट कवर करने पे, उन चीजों से आप पेशेंट को बचा सकते हो कि पेशेंट कैसे उन फेज से हट सके। दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। और जैसा कि आप सब देख लिए हो, अब मैनेजमेंट पार्ट पे हम बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ये है कि आप अपने स्किन का केयर कैसे करें। इनके कुछ टिप्स हैं जो आपको पेशेंट को देना चाहिए, पेशेंट इसको फॉलो करे तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे फेस डिजीज के आपकी 50% अपने आप सबसाइड हो जाएंगे, पेशेंट एक बिल्कुल कंफर्ट लेवल में पहुंच जाएगा। जैसे नंबर 1 यहाँ पे दिया गया, क्लीन योर स्किन डेली विद माइल्ड सोप प्रोडक्ट्स, ऐसा होना चाहिए। लेकिन
इसमें आपको पेशेंट को ये आपको असेसमेंट करना है कि वो किस तरह की सोप यूज कर रहा है, क्योंकि उसकी नज़रों में वो माइल्ड है, बट आप जान सकते हो कि वो माइल्ड है या नहीं है। तो आपको उसका पर्टिकुलरली क्या यूज करता है, कैसा रूटीन में क्या क्या चीज़ें ले रहा है, उसको आपको जज करना चाहिए, और जिससे आप डैमेज स्किन को बचा सकते हो। फिर पेशेंट का जो कॉस्मेटिक्स है उसमें भी आपको देखना है कि पेशेंट का वाटर बेस्ड कॉस्मेटिक्स है या ऑयल बेस्ड है, क्योंकि ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक जो भी रहेगा वो कहीं न कहीं जाके डिजीज स्टेज को बढ़ाएगा, उसका प्रोग्नोसिस बैड होगा। तो आपको ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स पेशेंट को प्रोहिबिट करना है, नहीं यूज करने देना है, उसको एडवाइस करनी है कि ऐसे ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स को यूज नहीं करें। और कभी भी जो पेशेंट हैं अपने, जो भी एक स्पॉट एरिया बॉडी का बन जाए, जो डैमेज एरिया बन जाए, जो अफेक्शन डॉक्टर एरिया होता है उसको। रुद्रेश्वर, यस डॉक्टर मैम, यस मैम, त्रिपाठी, हाँ, यस मैम। आपके बस लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, तो सर ओके उसी ओके, में आप समाप्त प्लीज समाप्त। वाइंड ओके अप ओके करने की ओके ओके कोशिश ओके। करें। हाँ जी। और इसमें इसमें आपको फिर उस पिंपल एरिया को स्क्वीज नहीं करना चाहिए, और अपने हैंड से बार बार उस अफेक्टेड एरिया को आप टच नहीं करेंगे। और ट्राई करना चाहिए कि जब भी आप सोने जा रहे हो, जब भी आप बैठने जा रहे हो, अपने हैंड वॉश, पेशेंट को एडवाइस करो कि आप वॉश करके ही सोए बैठे। और जब भी कोई खाने की चीजें यूज कर रहा है तो उसको उसमें भी हैंड वॉश करना चाहिए, पानी का इंटेक उसको बढ़ा के रखना चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन की फेज बॉडी में नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिहाइड्रेशन के फेज में आने पे डिजीज का फेज और हमारा बढ़ जाता है। और जो भी वायलेट रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, हार्मफुल इफेक्ट इनका भी है हमारी बॉडी पे, इनसे भी आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि बच के रहना चाहिए। और लास्ट लास्ट वन बट इम्पोर्टेंट वन इज द स्ट्रेस फैक्टर, इनसे आप पेशेंट को कैसे एडवाइस कर सकते हो बचने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको कुछ चीजें यहाँ पे शो की गई हैं, जैसे प्ले आउटडोर गेम्स, म्यूजिक, डांस, स्पेंड टाइम विद फैमिली फ्रेंड, ये, और आउटसाइड नेचर में आप मूवमेंट कराओ, आप 7 to 8 आवर का उसका स्लीप होना चाहिए, मेडिटेशन योगा को एडवाइस करो आप पेशेंट को। तो ये पैरेलल, ये इन चीजों को, पैरामीटर्स को आप फॉलो करा के, और जो सप्लीमेंट है स्किन की, स्पेशली विटामिन A, C, E, D, ये भी आप उसको एडवाइस कर सकते हो पैरेलल खाने के लिए, जिससे उसका इम्यून बूस्टअप हो और पेशेंट जल्दी से रिकवरी में जा सके। तो ये हमारे मेन एडवाइजेबल चीजें हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। लास्ट वन इज द, देयर इज सम लेसर नोन ड्रग्स, कुछ लेसर नोन ड्रग्स हैं जो आपको यूज करना चाहिए, जो जिनका रिजल्ट मिला है। बाकी कॉमनली तो आपने पॉलिसिस तो बहुत सारी यूज किए, बट यहाँ पे कुछ लेसर नोन ड्रग्स हैं, जैसे इसको हम चुप दिया गया है, ये बड़ा अच्छा एंटीबायोटिक है, जहाँ पे बहुत इचिंग कंप्लेन बार बार होती है, उन केसेस में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बट यहाँ पे ड्राइनेस बहुत मार्क होनी चाहिए, लोअर पोटेंसी में आप यूज करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। ओलिएंडर भी एक अच्छा मेडिसिन है, जो स्पेशली स्काल्प इरप्शन में बड़ा अच्छा रोल है इसका। इसको भी आप देखोगे, अब स्काल्प के केस में जहाँ पे पेशेंट का सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बना हुआ है, उन केसेस में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जहाँ पे राजेश्वर जी, रेडनेस बहुत ज्यादा बनी हुई राजेश्वर जी, हम लोग को समाप्त करना पड़ेगा। है। ओके सर, ओके ओके सर, ओके एक ओके मिनट से भी कम हो गया है। हाँ जी सर। ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। और ये ड्रग्स ऐसे हैं, बट वी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत इजी है हमारे पास कवर करने के लिए, ये स्किन के डिजीज हैं जिनको हम लोग कंप्लीटली कवर कर सकते हैं और अपने इजी वे में ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा, किसी भी केस के स्किन के आप थॉरली हैंडल करो, आप केस ट्रीट कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू आपको। या थैंक यू नेहा जी, हम लोग का सेशन समाप्त हाँ हो जी, चुका है। हाँ जी सर। आप थैंक्स दे डॉक्टर करके। रुद्रेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, ये स्किन के ऊपर जो डिटेल्ड इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे केस भी लेना है और अलग अलग कंडीशंस दिखाई, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी भी बताई, तो काफी बढ़िया सेशन रहा आपके लिए, काफी अप्रिसिएशन भी इसमें आई है, एक्सीलेंट लेक्चर थैंक यू, आई थैंक है, यू। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। पर अब हमारा एक्चुअली टाइम समाप्त हो गया है, तो नेक्स्ट सेशन में भी हम और रख सकते हैं मेडिसिन पार्ट को। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रुद्रेश्वर का। और श्रुति अब सारिका। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट मॉडरेटर, जी, नेक्स्ट मॉडरेटर श्रुति सारिका। ओके ओके। तो मैं नेक्स्ट सेशन, इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर श्रुति सारिका को।